दिया है दिया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। एक आयताकार देखो लिखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। बच्चा आप ये बात बताओ क्या ज्ञात करना है। दिया है एक आयताकार है, कोई भूखंड है, वो जो भूखंड है वो किस तरह का है, वो आयताकार है, रेक्टेंगल है, आयताकार है ना। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर, लेकिन क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से। आयत का जो क्षेत्रफल को लंबाई है बच्चा, आयत का जो लंबाई है आयत का जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई जो होगा वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक होगा। जैसे अगर मतलब ये तो लंबाई हो गया। अच्छा चौड़ाई की बात करें अगर चौड़ाई हम x मीटर मान रहे हैं, अगर हम चौड़ाई जो है x मीटर मान रहे हैं तो इसका लंबाई 2 गुने से 1 अधिक होगा, अर्थात 2x प्लस 1 मीटर होगा। बस अब क्या कह रहा है कि और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है बच्चा, इन दोनों का गुणनफल, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब इन्हीं का गुणा कर दीजिए बच्चा। क्षेत्रफल दिया है हमें, कितना दिया है क्षेत्रफल 528 मीटर दिया है और लंबाई x है गुणे 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करेंगे 528 इक्वल टू, अच्छा हमें ज्ञात क्या करना है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, 2x स्क्वायर प्लस x। अब इसे हल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बन गया। तो इसे हम द्विघात समीकरण को हल कर देंगे। जो x का मान आएगा वही बच्चा हमारा जो है इसी में रख देंगे। अब इसका गुणनखंड करना जानते हैं। इसको गुणा कर 528 में 2 का गुणा करेंगे, 528 1056 और इसको जो है काटे में पीटेंगे बच्चा, 33 32 आएगा, 33 32 आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर 33 32 से गुणा करेंगे, 33 32 का गुणा करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और 3 3 9 1 10 हो जाएगा, 6 9 6 15 और 6 9 15 और 6 हो गया, 9 6 15 5 हो गया, 0 का 1 हो गया। क्या लिखा हूं, 3 दुइयां 6 होना चाहिए ना। क्या हो गया, सुनिए 33 32 गुणा करिए, 2 3 6 2 3 6 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 है ना। तो क्या हो जाएगा, 6 9 6 15 और 9 1 10। ठीक है, तो ये गुणनखंड होगा बच्चा 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2x प्लस 33, 2x प्लस 33 और यहाँ पे भी माइनस 16 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 33 बचेगा इक्वल टू 0।
तो जो x बराबर x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x बराबर 16, हमें पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है बच्चा, और यही x का मान यहाँ पे रख देंगे, तो चौड़ाई ये क्या हो जाएगा 16 मीटर हो जाएगा, और लंबाई में 16 दूनी 32 एक 33, 16 गुणे 2 प्लस 1 इक्वल टू 33, ये चौड़ाई हो गया। उसी तरह सवाल नंबर हम लगाएंगे दो क्रमागत संख्याओं का, तीसरा नंबर सवाल, तीसरा लगाएंगे। तीसरा लगाएंगे, तीसरा नंबर सवाल, थर्ड नंबर देखिए, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 और हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमें पता नहीं है दो क्रमागत वो हैं कौन से, तो पहला क्रमागत संख्या x मान लेते हैं, पहला क्रमागत संख्या बच्चा x प्लस 1 x में ऐड करते जाते हैं, वो संख्या x हमें पता नहीं वो क्रमागत संख्या है कौन, कहीं से भी शुरू हो सकता है, क्रमागत संख्या कहीं से भी शुरू हो सकता है बच्चा, 17 18 19 20 25 26 27 28, क्रमागत संख्या कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, इसलिए हमें पता नहीं है, तो हम पहले क्रमागत संख्या x मान लेते हैं, दूसरी क्रमागत जो एक प्लस होगा, क्रमागत है ना क्रम में, तो पहली क्रमागत संख्या x है, अगर x है तो दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 होगा, और क्या कह रहा है कि दो धनात्मक गुणनफल, इन्हीं का गुणनफल जो दिया है कितना दिया है 306 दिया है, तो x गुणे 300 x गुणे x प्लस 1 इक्वल टू दिया है बच्चा 306, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इनका गुणनखंड करना है, इनका गुणनखंड करने के लिए बच्चा आपको क्या करना होगा, इनका गुणनखंड करने के लिए 306 को ऐसे गुणा करिए कि जिसे जोड़ने और घटाने पे क्या हो जाए, जोड़ने और घटाने पे x आए और गुणा करने पे यहाँ पे एक यहाँ पे और गुणा करने पे यहाँ पे 306 आ जाए, वो संख्या देखिए 306 को फैक्टराइज करेंगे, 12 15 15 18 17 18 का गुणा करिए एक बार, 17 18 का गुणा करिए, 8 7 56 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, और 8 1 8 5 13 हो जाएगा, 1 7 7 हो जाएगा, 1 1 1 हो गया 6, 7 3 10 की 0 और 2 1 3, देखिए वो संख्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अच्छा, कॉमन ले लेंगे बच्चा, x प्लस 18 आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस 17 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18 आ जाएगा, तो हमें प्लस वैल्यू से मतलब है बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 17 हो जाएगा। अब जो क्रमागत संख्या होगा बच्चा, हमने तो माना था x, तो 17 हो जाएगा, और इसमें 17 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, इन्हीं दोनों का गुणनफल कितना दिया है 306 दिया है, ठीक है। तो हमारा जो पूर्णांकों का पूर्णांक क्या होंगे 17 और 18 होंगे, हमारे जो पूर्णांक होंगे क्या होंगे 17 और 18 होंगे, ठीक है। उसी तरह देखिए रोहन की माँ कह रहा है कि रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ मतलब कोई बेटवा है अपनी माँ से कितना छोटा है 26 वर्ष से छोटा है, कितना छोटा है 26 साल छोटा है बच्चा, कौन छोटा है रोहन छोटा है, किससे छोटा है अपनी माँ से छोटा है, तो अच्छा अपने माँ से छोटा है ना, तो कह क्या रहा है, पहले इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देंगे, ऐसे मिटा देंगे, ऐसे मिटा देंगे, है ना। अच्छा बच्चा एक बात बताओ, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे बड़ी है अपने बिटवा से बड़ी है, कौन बड़ा है रोहन की माँ बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, जैसे देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि पहले देखिए लिखते हैं रोहन की आयु, रोहन की बच्चा आयु कितना है x वर्ष मान लेते हैं, पता नहीं है ना, पता नहीं है, एक्चुअली मैथमेटिशियन लोग क्या करते हैं सीधा अपने आप को क्या करते हैं, पता नहीं है x, पता नहीं है x, कोई भी पता नहीं है, तो मान लेते हैं x, रोहन की आयु कितना है x और उसकी माँ की आयु
माँ की आयु। अच्छा बच्चा, माँ की आयु यक्स 26 वर्ष बड़ी है, किससे बड़ी है? अब रोहन से बड़ी है, अपने बेटवा से बड़ी है। कौन बड़ा है? रोहन की माँ। तो कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। एक्स प्लस 26 वर्ष। अच्छा 3 वर्ष बाद, अच्छा जैसे मैं अगर मैं जैसे मान लीजिए आप 15 साल के हैं, मैं 10 साल का हूं, तो 5 साल बाद मेरी भी तो 5 साल बढ़ेगी, आपकी भी 5 साल बढ़ेगी। अगर आप 15 साल के हैं तो आप 20 हो जाएंगे, मैं 10 हूं तो मैं 15 साल हो जाऊंगा। यही तो होगा ना, बढ़ेगा दोनों में ना। तो ये क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, अच्छा बच्चा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आयु क्या होगा? 3 वर्ष बाद तो रोहन की आयु क्या हो जाएगा? रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष, x+3 वर्ष। और माँ की आयु, माँ की आयु क्या हो जाएगा? x प्लस 26 साल में x प्लस 26 है तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 3 साल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 29 ईयर्स, वर्ष ना बच्चा। इन्हीं का गुणनफल क्या दिया है? इन्हीं का गुणनफल अब जो है कितना? 360 है। तो x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री नहीं है बच्चा, वर्ष है ना, 360 हो जाएगी। इन्हीं का गुणनफल, ये समीकरण बनेगा। और समीकरण बनेगा ये आप हल करके बताओगे मुझे कमेंट करके कि x का जो मान आएगा, कमेंट करके क्या कि उसकी बाप रोहन की आय और माँ की आय मुझे बताएंगे आप। कमेंट करके बताइएगा, मैं इसे हल नहीं करूंगा चूंकि x प्लस 3 अभी टाइम ज्यादा जाएगा। x प्लस 3 गुणे x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। इनका एक समीकरण बनेगा। समीकरण बनने के बाद x का कोई मान आएगा, निगेटिव वैल्यू हम छोड़ देंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा वही यहाँ पे आप रख देंगे। x का मान आएगा तो वो रोहन की आयु होगा। जब x यहाँ पे 26 जोड़ देंगे तो वो रोहन की माँ की आयु हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसे कमेंट करके मुझे बताएंगे। इस सवाल को, एक सवाल और बचा है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करता है। कोई रेलगाड़ी है ना, कोई रेलगाड़ी है ना, समान चाल से तय करता है। समान चाल से तय करता है बच्चा यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। कोई रेलगाड़ी है, कोई रेलगाड़ी है, उसकी चाल कितना है? 480 किलोमीटर। उसकी कोई रेलगाड़ी है जो दूरी कितना है? हाँ, समान दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर है। समान दूरी कितनी है? ये लिख लीजिए, ये इक्वेशन लिख लीजिए। ये मुझे ये सॉल्व करिएगा आप, और x और y का मान, x का मान हमें बताइएगा, y नहीं, बार बार y बोल रहा हूँ, y नहीं, केवल x का मान मुझे बताइएगा। और अलग, और हो सकेगा तो अलग अलग y आयु बताइएगा कि रोहन की आयु क्या होगा और रोहन की माँ की आयु क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। ये लिख लीजिए, ये ठीक है। और फिर बताते हैं हम आपको, एक सवाल और बचा है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है, दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर है। दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर दूरी है और वो समान चाल से तय करती है। और वो चाल हमें पता नहीं है। अगर हमें चाल नहीं पता है तो हम क्या कर लेंगे, सीधे मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर मान लेंगे। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, मेरे बच्चे, मेरे भाई, कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी है, समान दूरी समान चाल से तय कर रही है। मतलब समान दूरी मतलब 480 किलोमीटर की दूरी जो तय कर रहा है वो समान चाल से तय कर रहा है। लेकिन अगर उसी की चाल में जो है 8 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दिया जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता है। मतलब अगर मैं, भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं जिस वेग से जा रहा हूं, जिस स्पीड से मैं चल रहा हूं, अगर उसमें उस स्पीड में थोड़ा सा संशोधन कर दूं, स्पीड कम कर दूं अपनी, तो टाइम ज्यादा लूंगा ना। अगर धीरे धीरे चलूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ी स्पीड बढ़ा दूंगा तो टाइम कम लगेगा, है ना बच्चा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। आइए देखते हैं, ये आपने लिख लिया, मैं फिर कह रहा हूं, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ईमानदारी से मिटा देते हैं बच्चे, मिटा देंगे इसे।
एक क्वेश्चन और बनाते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, कोई रेलगाड़ी है, माना 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 रेल की चाल बच्चा x किलोमीटर प्रति आवर। डिस्टेंस कितना है बच्चा? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर, है ना। और टाइम कितना है? टाइम है मान लीजिए t। अच्छा एक बात बताइए मुझे, जब दूरी कितना था? समान दूरी था 480 किलोमीटर। जब हम समान चाल से चल रहे थे, चाल तो हमें पता नहीं ना, टाइम पता है कि जब समान चाल से चल रहे थे कितने स्पीड से चल रहे थे, कितना टाइम ले, ये तो पता नहीं। तो जब समान चाल से चल रहे हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं 480 किलोमीटर दूर, टाइम कितना लिया? t। तो इस फार्मूला हम लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख दिया, देखिए स्पीड इक्वल टू क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। अच्छा डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। स्पीड है x, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और टाइम कितना लिया? t। इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में, इनकी जरूरत पड़ेगी बाद में, इनको यहीं पे छोड़ दीजिए, समीकरण में लगा दीजिए 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समीकरण नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लगा देंगे तो भी चलेगा, राइट। ठीक है बच्चों, ये इतनी बातें थी। उसके बाद कह रहा है कि यदि स्पीड, पहले स्पीड हम x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे थे, लेकिन स्पीड में कितना कमी किया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड न्यू स्पीड 8 किलोमीटर, पहले x था 8 किलोमीटर प्रति आवर, कम कर दिया तो टाइम कितना लिया? न्यू टाइम कितना लिया? तो t प्लस कितना लिया? 3। ये अब स्पीड इक्वल टू क्या होगा? अब स्पीड इक्वल टू क्या होगा? अब स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तब बच्चा हम लिखेंगे स्पीड x माइनस 8 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 480 बटे टाइम कितना लिया? t प्लस 3। ये लिया ना। अच्छा आप क्या कर सकते हैं, इसमें x का मान निकाल लीजिए। x का मान जब निकालेंगे, देखिए मैं छोटा भी कर सकता हूं उसे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम जब यहाँ से x का मान निकालेंगे बच्चा, तो x बराबर हो जाएगा 480 बटे t प्लस 3 माइनस 8 को उधर ले जाएंगे, प्लस 8 हो जाएगा। अच्छा देखिए एक इक्वेशन यहाँ पे मिला है, एक इक्वेशन यहाँ पे मिला है, ठीक है। x इक्वल टू है 480 बटे t ना, ये लिखा हूँ 480 बटे 80 बटे t, ये लिखा हूँ ना। बच्चा जब दो समीकरणों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर होते हैं, तो उसके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, अगर दोनों बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है ना, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड दो समीकरणों के लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो हम लिख सकते हैं 480 बटे टी प्लस 3 और 480 बटे टी। बच्चा 480 से 480 काट सकते हैं, तो टी बराबर हो जाएगा, अरे सॉरी ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे काट ही नहीं सकते, ऐसे नहीं काट सकते हैं, बराबर हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा बच्चा? 480 बटे टी प्लस 3 प्लस 8 है ना, बराबर 480 बटे टी, ठीक है। और उसके बाद प्लस में है ना, गुणा कर देंगे 480 बटे 480 प्लस 8 टी प्लस 8 3 24 बटे टी प्लस 3 बराबर 480 बटे टी।
बच्चा ये द्विघात समीकरण बनेगा, इसका भी द्विघात समीकरण बनेगा और वो आप हल करके बता देंगे। ठीक है, हो जाएगा ये 480, इसका भी द्विघात समीकरण बनेगा, लंबा जाएगा काफी। ठीक है, 8 480 में 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 400, 504 प्लस 80 बटे t प्लस 3 इक्वल टू 480 बटे t। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इनको इधर से मल्टीप्लाई कराएंगे, एक वो मिलेगा, एक द्विघात समीकरण मिलेगा और हमें t का मान निकालना है। t का मान निकालेंगे तो बच्चा t का मान आ जाएगा 12, t का मान आएगा 12 और 12 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 12। t का मान जब 12 रखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 480 बटे 12 काट देंगे तो यह जाएगा x स्पीड जो है रेलगाड़ी की आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। 12 चौके 48। बच्चा ये आप इतना सॉल्व कर लीजिएगा, ये आप पे छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा समय है कम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय